अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा दोस्तों, लीगल ड्राफ्टिंग का जब पेपर होता है ना, तो उसमें एक सवाल आता है डीड के मुतालिक। वो पूछता है कि जी सेल डीड के बारे में ड्राफ्ट करें या मॉर्गेज डीड को ड्राफ्ट करें या गिफ्ट है या लीज़ है। अब इतनी डिफरेंट टाइप्स की डीड्स हैं, सबका फॉर्मेट तैयार करना, याद रखना, पेपरों के दिन आ चुके हैं, 11 सितंबर को पेपर हैं, अब बंदा क्या करे? तो भाई अब आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए उसका एक जनरल मेथड बताने जा रहा हूँ। आपने ये जनरल मेथड जो है ना याद रखना है। ठीक है? ये मैं आपको इंग्लिश वाला बताने जा रहा हूँ। जो उर्दू वाला जो जो मेथड है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसकी वीडियो अपलोड है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, आपने देख लेनी है। ठीक है? तो अब ये जो इंग्लिश में है ना, इसमें जनरल मेथड कौन-सा यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा और आपने इसी को फ़ॉलो करना है। कोई भी डीड हो आपने ये फॉर्मेट यूज़ करना है भाई, आपका इंशाल्लाह से ये सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ज़रा देख लेते हैं थोड़ी-सी ज्ञान की बात कि भाई डीड होती क्या है? भाई डीड एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जनाब आपके राइट्स, आपकी ऑब्लिगेशन, ज़िम्मेदारियाँ या आपकी ओनरशिप, मिल्कियत इसको क्रिएट करता है या इसको ट्रांसफ़र करता है या इसको कन्फर्म करता है। ये कन्फर्म करता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपकी ओनरशिप है, या ये उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप उस प्रॉपर्टी के जो है ना वो मालिक बन जाते हो, या उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप अपनी प्रॉपर्टी को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है? तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये रिटन एग्रीमेंट सिर्फ़ नहीं होता बल्कि उससे ऊपर की भी चीज़ है। यानी इस डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट तो होता है लेकिन साथ में इसको हम एनफ़ोर्स भी करवा सकते हैं। ठीक है ना? कानूनी तौर पे। और इसके अंदर बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, यानी इसके अंदर दस्तखत होते हैं, इसके अंदर जो गवाह हैं, विटनेसेस हैं, वो उनके नाम और उनके एनआईसी वगैरह लिखे जाते हैं और साथ में इसको बाज़-औक़ात रजिस्टर भी करवाना होता है। तो ये है डीड, ये मैं आपको डेफ़िनेशन बता दी। अब इसके फ़ीचर्स क्या हैं? एक तो भाई ये रिटन फ़ॉर्मेट में होता है, दूसरा 2 लोगों के बीच में या 2 जो पार्टीज़ होती हैं उनकी डिटेल हमने लिखनी होती है, उनके नाम, उनका एड्रेस, उनकी बिरादरी, ये सारा कुछ। उसके अलावा जो इंटेंशन होती है, दोनों फ़रीक़ैन की क्या इंटेंशन है, वो ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, लीज़ कर रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा इस डीड के अंदर सिग्नेचर्स होते हैं दोनों फ़रीक़ैन के और साथ में जो विटनेसेस हैं उनके भी सिग्नेचर्स होते हैं, ये सारा कुछ भी लिखना होता है और बाज़ औक़ात इसकी रजिस्ट्रेशन भी करवानी होती है। अच्छा ये अब डिफरेंट टाइप्स की डीड्स हैं हमारे पास। एक है सेल डीड। सेल डीड में क्या होता है कि जब एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा होता है। एक गिफ्ट डीड होती है, उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो है ना जो कंसिडरेशन होती है मॉनेटरी, यानी वो चीज़ नहीं लेते। यानी गिफ्ट है ना तो उसमें कोई पैसों वगैरह का ज़िक्र नहीं करना कि भाई बदले में मैंने फ़लाँ पैसे देने हैं या लेने, वो उसका ज़िक्र नहीं होता। इसके अलावा लीज़ डीड है। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को मखसूस टाइम के लिए या रेंट पे देते हैं, ठीक है? इसी तरीके से मॉर्गेज डीड है, जब आप अदालत से कोई लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी के पर्पज़ के ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब ये इतना अहम क्यों है डीड? दोस्तों ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है, यानी अगर कभी भी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट हो ना 2 लोगों का, वो बंदा कहे कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, फलाँ कहे कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो हम इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए अदालत में पेश कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को और इससे पता लग जाएगा कि भाई वाक़ई ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, ठीक है? सो ये बड़ा अहम डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये आपके सामने पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का। अब इसमें जनाब ये जो पार्ट 1 है, इसके अंदर 4 सवालात हैं। 4 सवालात में से 2 सवालात के अंदर उसने आपसे पूछा है कि जनाब डीड ड्राफ्ट करें। एक में पूछा है कि जी मॉर्गेज जो है ना वो डीड ड्राफ्ट करें बाय डिपॉज़िट ऑफ टाइटल डीड के नाम से, और एक तीसरा नंबर सवाल है उसमें भी उसने मॉर्गेज की डीड के बारे में बात किया है और चौथे सवाल में सेल डीड के बारे में बात की है। अब ये डिफरेंट टाइप्स की डीड्स हैं, अब हम इसको मतलब किस तरह तैयार करें, अब सबका अलग-अलग फ़ॉर्मेट है या नहीं है, क्या चीज़ें लिखनी है, क्या नहीं है, तो मैं अब आपको एक जनरल मेथड बताने जा रहा हूँ। आपने बस इसी को इस्तेमाल करना है और जो भी डीड है यही फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। बस कुछ चीज़ें आपने तब्दील करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है जी? अच्छा जी, अब ये जो जनरल मेथड है ना, ये जितनी भी टाइप्स हैं ना डीड की यहाँ पे अप्लाई होगा। यानी सेल डीड में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, डीड ऑफ एक्सचेंज, डीड ऑफ मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, गिफ्ट, विल, ट्रस्ट। भाई ये जितनी भी डीड, कोई भी सवाल है आपने बस यही फॉर्मेट लिखना है, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें तब्दील करनी है, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है, इस फ़ॉर्मेट को ना 3 हिस्सों में 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। भई सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर टाइटल और डिटेल्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है? और स्टेप 2 के अंदर हम टर्म्स एंड कंडीशन को लिखेंगे और स्टेप 3 के अंदर सिग्नेचर और विटनेसेस के नाम वगैरह जो फ़रीक़ैन हैं उनके भी नाम लिखेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं। अब इन 3 स्टेप्स को हम यानी कि एक्सप्लेन करते हैं। भई सबसे पहले स्टेप 1,
अब ये मैं आपको जनरल मेथड बता रहा हूँ किसी भी डीड का। स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो टाइटल है ना डीड का वो लिखना है, यानी किस कौन सी डीड है, सेल डीड है, डीड ऑफ एक्सचेंज है, गिफ्ट है, मॉर्गेज, वो आपने ऊपर लिखना है। उसके बाद फिर आपने लिखना है कि दिस डीड, यानी अब यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है नाम, टाइटल लिखना है जो डीड है, यानी अगर एक्स डीड ऑफ एक्सचेंज है तो लिखना है दिस डीड ऑफ एक्सचेंज, अगर सेल डीड है तो लिखना है दिस सेल डीड इज मेड ऑन, उसके बाद दिन लिखना है, मंथ लिखना है, तारीख वगैरह ये सारा कुछ लिखना है। उसके बाद बिटवीन दोनों फ्रीकेन के नाम लिखने हैं, यानी पार्टी 1 सन ऑफ, उसके बाद फादर नेम उसका, अगर उसकी बरादरी है वो लिखनी है, और वो कहाँ का रेजिडेंट है वो लिखना है। उसके बाद दूसरे जो है उसके अंदर भी दूसरा जो फरीकैन है उसका या दूसरी जो पार्टी है उसका नाम लिखना है, उनके वालिद साहब का नाम क्या है, उनकी बरादरी क्या है, और वो कहाँ के रिहायशी हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब आपने लिखना है फ्राम द अबव मेंशन पार्टीज, पार्टी ए यानी पार्टी 1 उसका नाम लिखना है, शैल बी फर्स्ट पार्टी, यानी कि ये फर्स्ट पार्टी होगी, और पार्टी 2 जो है ना वो सेकंड पार्टी होगी इस डीड के अंदर। अब ये जो दो लाइनें हैं ना ये ज़रा डिफरेंट यूज़ करनी है आपने हर डीड के हिसाब से। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सेल डीड है तो आपने वहाँ पे पता है क्या लिखना है, फ्रॉम द अबव मेंशन पार्टीज कामरान अली इज़ द वेंडर एंड आमिर हबीब इज़ द वेंडी। अब क्योंकि सेल डीड है तो वहाँ पे एक पार्टी वेंडर होगा, दूसरी क्या होगी, वेंडी। इसी तरीके से अगर गिफ्ट डीड होगा तो एक पार्टी क्या कहलाएगी, डोनर, और दूसरी क्या कहलाएगी, डोनी। अगर इसी तरीके से अगर मॉर्गेज है तो एक मॉर्गेजर, दूसरा मॉर्गेजी। और अगर डीड ऑफ एक्सचेंज है तो उसमें सिंपल एक पार्टी 1 होगी और दूसरी पार्टी बी होगी, क्योंकि दोनों फरीकैन में एक्सचेंज हो रही है तो उनका बस पार्टी 1 और पार्टी ए और बी लिखेंगे। ठीक है, तो जो जो डीड होगी ना वो आपने ऊपर उनके उसके हिसाब से उन दोनों फरीकैन के नाम लिखने हैं। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया दोस्तों। दोबारा बताता हूँ, पहले स्टेप के अंदर हमने ऊपर ऊपर डीड का टाइटल लिखना है, डीड ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद दोनों पार्टीज के नाम, ये जिस तरह भी ये मैंने फॉर्मेट लिखा इसी तरीके से। फिर आखिर में लाइनें लिखनी है कि पार्टी 1 जो है ना इसमें वेंडर है या वेंडी है, और मतलब जो डीड होगी वो आपने नाम लिखना है, उस हिसाब से उन फरीकैन के नाम लिखने हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप के अंदर हमने ना टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी होती हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस को 8 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड किया है। अब आपने बस ये 8 पैराग्राफ्स की हेडिंग याद रखनी है कि भाई पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है, बाकी अंदर अपने हिसाब से आपने कहानी लिख देनी है। सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी की ओनरशिप के बारे में बताना है कि भाई मिसाल के तौर पर कि ये जो फर्स्ट पार्टी है, मिसाल है अयास नाम ले लें, ये एब्सोल्यूट ओनर है इस प्रॉपर्टी का, और ये प्रॉपर्टी जो है ना इसने जो है ना वो रजिस्ट्री के ज़रिए हासिल की है या गिफ्ट के ज़रिए या उसको वरासत में मिली है। ठीक है, और अगर रजिस्टर्ड है तो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। ये वाला जो पहला पैराग्राफ है ना उसके अंदर आपने उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप का जिक्र करना है कि ये किसके नाम पे है। फिर जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर उस प्रॉपर्टी की अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये प्रॉपर्टी किस टाइप की है, घर है, ज़मीन है या कोई और चीज़ है, इसकी एड्रेस आपने लिखनी है, और इसकी एरिया क्या है, साइज़ क्या है, और इसकी बाउंड्रीज़ क्या है। यानी ये दूसरे पैराग्राफ में आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में फिर आपने लिखना है कि आप ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो किस टाइप की है, यानी आप ये प्रॉपर्टी अगले बंदे के हवाले कर रहे हो, क्या मतलब सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, विल कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आप सेल कर रहे हो तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि जी पार्टी 1 जो है ना वो ये प्रॉपर्टी सेल कर रही है टू पार्टी सेकंड, और साथ में रकम लिखनी है, पैसे लिखने हैं कि कितने में सेल कर रहे हो। अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो सिर्फ ये लिखना है कि बोथ पार्टीज एक्सचेंज देयर प्रॉपर्टीज़। अगर मॉर्गेज कर रहे हो तो फिर लिखना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेकंड पार्टी एज अ सिक्योरिटी, और साथ में सिक्योरिटी का जो है ना जितनी अमाउंट है वो लिखनी है। अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो सिर्फ गिफ्ट का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप विल कर रहे हो तो विल का जिक्र करना है। यानी ये इस तरह से तीसरे पैराग्राफ में किस किस्म की ट्रांजेक्शन है, किस किस्म की डीड है, वो वाली लाइनें आपने फिट करनी है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, फॉर सेल के लिए ये वाली लाइन लिखनी है, फॉर एक्सचेंज के लिए ये वाली, और फॉर मॉर्गेज के ये वाली। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना कि यार अगर मॉर्गेज का डीड होगा तो मैंने वहाँ पे ये लाइन फिट करनी है, और अगर सेल का आएगा तो मैंने वहाँ पे ये फिट करनी है। ठीक है जी, तो ये अब आपको तीसरा पैराग्राफ भी क्लियर हो गया। उसके बाद है चौथा पैराग्राफ।
उसके अंदर आपने जो अमाउंट जिस अमाउंट के ऊपर आप प्रॉपर्टी अगले को दे रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी कर उसका आपने ज़िक्र करना है वर्ड्स के अंदर, और किस तरह आपने वो पैसे दिए हैं, कैश किया है, ऑनलाइन पेमेंट की है, वो लिखनी है। और फिर आपने अगली पार्टी ने उसको रिसीव किया है, एक्नॉलेज किया है, रिसीव किया है, एक्सेप्टेंस, उसका ज़िक्र करना है। लेकिन देखें, अगर आप गिफ्ट और विल के ऊपर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे फिर ये पैसों का ज़िक्र नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके अंदर तो भाई जो है ना मॉनेटरी कंसिडरेशन का तो ज़िक्र ही नहीं होता। ठीक है, तो ये इसके अंदर स्किप हो जाएगा। उसके बाद जो 5वां जो पैराग्राफ है उसके अंदर फिर आपने ट्रांसफ़र का ज़िक्र करना है और पोज़ीशन का, कि फर्स्ट पार्टी जो है ना उसने अपने सारे राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट, पोज़ीशन, ये प्रॉपर्टी दूसरी सेकंड पार्टी को जनाब ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब जो छठा पैराग्राफ है उसके अंदर आपने बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जनाब फ्री है किसी टैक्सेस से, लोन से, लीगल डिफेक्ट से। फर्स्ट जो पार्टी है ये अब उसके पास फुल अथॉरिटी है उसको एग्जीक्यूट करने की। अब दोनों प्रॉपर्टीज़ ने जनाब इसको एग्जीक्यूट किया है अपनी मर्ज़ी से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के ज़रिए। यानी आपने डिक्लेरेशन देना है, आपने डिक्लेयर करना है कि भाईजान हम अपने होश व हवास में ये प्रॉपर्टी एक दूसरे के नाम पे कर रहे हैं, या एक्सचेंज कर रहे हैं, या मॉर्गेज कर रहे हैं, या गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 7वां जो पैराग्राफ है उसके अंदर आपने ये बाइंडिंग का ज़िक्र करना है कि ये जो डीड है, जो भी डीड है, सेल डीड है, मॉर्गेज, व्हाटएवर, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है, और हमारे जो लीगल एयर्स होंगे उनके ऊपर, जो हमारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो वकील हैं, सबके ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद 8वां जो पैराग्राफ है उसके अंदर आप मज़ीद कोई ऐसी चीज़ आप लिखना चाहते हैं या डिटेल देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जनाब ये जो दूसरा स्टेप है दोस्तों, इसके अंदर ये आप 7 से 8 पैराग्राफ आपने लिखने हैं, एक-एक 2-2 लाइन के। तो उसके अंदर पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, दूसरे में, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आता है तीसरा स्टेप। यार इसमें सिंपल 2 लाइनें लिखनी हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग विटनेसेस। ठीक है, यानी कि इन विटनेसेस की मौजूदगी में बोथ पार्टीज साइंड दिस डीड। अब दिस डीड की जगह जो जिस किस्म की डीड होगी वो आपने लिखना है। मिसाल सेल डीड है तो सेल डीड लिखें, गिफ्ट है तो गिफ्ट लिखें, मॉर्गेज डीड है तो मॉर्गेज लिखें। ठीक है। उसके बाद इस तरह पार्टी 1 ए का नाम लिखना है, पार्टी बी का नाम, एनआईसी, सिग्नेचर, फिर विटनेस 1, विटनेस 2, उनके नाम, एनआईसी, एड्रेस और सिग्नेचर। तो जनाब इससे आपका पूरा का पूरा जो है ना डीड कंप्लीट हो गया। तो जनाब ये है जनरल मेथड। अब इसको मैं मज़ीद आपको यूँ बता देता हूँ। ये इसका एग्जांपल देखें, जैसे ये सेल डीड है, ये सेल डीड लिखा हुआ है जनाब, ये 8 अगस्त 2019 को हुआ है। कामरान अली सन ऑफ इमरान अली बाय कास्ट राना, ये मुल्तान रोड का रहने वाला है। दूसरा जो आमिर हबीब है वो जनाब बाय कास्ट गुज्जर है, और वो जनाब फ़िरोज़पुर रहने वाला है। ठीक है। ये ऊपर यानी कि पहला हिस्सा हो गया। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव मेंशन पार्टीज कामरान अली, यहाँ पे अब क्या है, वेंडर है, और वो दूसरा बंदा क्या है, वेंडी है। ठीक है जी। अब दूसरा, उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में लिखा गया है। तो पहले पैराग्राफ के अंदर प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन हमने दी है, इसका मालिक कौन है, ये कहाँ पे है। ठीक है। और फिर कितने पैसों में आप प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हो, फिर मतलब कंसिडरेशन क्या है, और ये लीगली आप कह रहे हो कि ये जी हम इसके बाउंड हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, ये सारा कुछ है। और जो एक्सपेंसेस हैं हमने वो सारा दे दिया है। ये जितने भी मैंने आपको 8 पैराग्राफ बताए थे ना हेडिंग वाइज, वही सारी चीज़ें आपने इन पैराग्राफ्स के अंदर देख रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आखिर में हमने ये सिंपल ये लिखना है कि भी इन गवाह की मौजूदगी में हम ये जो डीड है ना वो कर रहे हैं, वेंडर और वेंडी एग्री हो चुके हैं, और बात ख़त्म। तो जनाब ये आपको मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। ये मैंने एग्जांपल सेल डीड का दिया है। तो यहाँ पे मॉर्गेज हो, गिफ्ट हो, लीज हो, कोई भी डीड हो भाई, आपने यही फॉर्मेट लिखना है। बाकी बीच के अंदर कहानी अपने हिसाब से लगानी है। उस कहानी को भी मैंने आपके लिए आसान कर दिया और हेडिंग बता दी कि मिसाल के तौर पर जो बीच वाला हिस्सा है टर्म्स एंड कंडीशन वाला, उसमें आपने पहले पैराग्राफ के अंदर ओनरशिप और प्रॉपर्टी का जिक्र करना है, दूसरे में डिस्क्रिप्शन देनी है, तीसरे के अंदर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का जिक्र करना है, चौथे में कंसिडरेशन और पेमेंट का जिक्र करना है। लेकिन गिफ्ट वाले में ये आपने नहीं लिखना पैराग्राफ। और पांचवें में ट्रांसफर और पोजीशन का जिक्र करना है, छठे में वारंटीज और डिक्लेरेशन का जिक्र करना है, सातवें में बाइंडिंग इफेक्ट्स, और आठवां मिसलियनस है। आपकी मर्जी है जो लिखना चाहे वहाँ पे। ठीक है। तो ये फॉर्मेट जनाब आपने जहन में रखना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से जनाब ये आपका कोई भी सवाल जो आएगा ना डीड के मुतालिक, चाहे वो सेल डीड है, डीड ऑफ एक्सचेंज है, मॉर्गेज है, गिफ्ट है, विल है, ये सारे कवर हो जाएंगे इस एक ही फॉर्मेट के ज़रिए। तो बस ये फॉर्मेट आपने जहन में रखना है कि यार मैंने पहले ये फॉर्मेट याद रखना है, और उसमें फिर जो भी सवाल होगा उस हिसाब से आपने उसको डील करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि डीड को जो सवाल है ना इसको ड्राफ्ट करने के लिए
ये जो डीड के जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि सेल डीड एक्चुअली क्या होती है, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। डीड ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, डीड ऑफ मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों की समझ होगी ना तो बात ख़त्म, इन चीज़ों की आपको समझ हो जाएगी। उसके बाद ये जनरल मेथड बस आप फिट करें हर डीड के ऊपर, और यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये आपने इसके अंदर ये चीज़ें मेंशन करनी है। बाकी सवाल के हिसाब से आपने डिटेलिंग देनी है। मैं ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ ये डिटेल नहीं है, ये तो सिंपल एक मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक जनरल मेथड बता रहा हूँ। बाकी अंदर जो डिटेल है वो आपने खुद देनी है, जो सवाल में लिखा होगा, ठीक है। अब जैसे ये डीड ऑफ एक्सचेंज है, ये आप ये जनरल मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ऊपर वाले में देखें डीड ऑफ एक्सचेंज टाइटल आ गया, सारा कुछ पार्टीज़ का नाम ये वगैरह, फिर स्टेप 2 के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके 8 पैराग्राफ्स, और आखिर में जनाब स्टेप 3 आ गया। ठीक है जी। अब ये जो तो ये इस तरह भाई जनाब ये जो एक जनरल मेथड हो गया आपके डीड का, और आपने इसी को ही फॉलो करना है पेपर के हिसाब से। तो एक बच्चा था वो कह रहा था कि सर ये इसका भी मेथड बता दें इंग्लिश में किस तरह लिखना है, तो जनाब ये आपके सामने आ गया जनरल मेथड ऑफ डीड इन इंग्लिश, ठीक है। तो पेपरों में ये आपको काम आएगा, बस ये आप फॉर्मेट याद रख लो, कोई भी डीड होगी बस ये फिक्स कर देना। बस वो जो बाकी जो क्वेश्चन के अंदर जो डिटेलिंग है किस मुतल्लिक डीड है वो आपने जहन में रख के अपने हिसाब से उसको डील करना, बस फॉर्मेट आपने ये याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।